एक बात बताइए, ये ऐसा क्या है कि दलित जितने जर्नलिस्ट हैं और जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, सारा सवाल कांग्रेस से ही पूछते हैं, आरएसएस और बीजेपी से किसी को सवाल पूछते नहीं देखा है मैंने आज तक। नहीं देखा है। नहीं, आप नहीं, उठा के देख लीजिए। बाबा साहब ने कहा था कि हम ब्राह्मणों को विदेश भेज देंगे, हम मूल निवासी हैं। कहाँ कहा था? दलित मूवमेंट ने बहुत अनप्रोडक्टिव काम में जो है ना अपना एनर्जी बर्बाद किया। किसी संगठन का बताइए शिक्षा रोजगार के सवाल पर कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया हो? कौन सा मिशन मूवमेंट चल रहा है कि आप इतना दावा कर रहे थे आरएसएस पावर में आ गया? तो ये कौन सा अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स था कि आरएसएस से समझौता कर लिया आपने? और दूसरी बात, जब पूर्ण बहुमत आई तो हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है हो गया था। तीसरा मोर्चा की कोई संभावना है? कोई थर्ड विकल्प है? नहीं है। जितनी जात की पार्टियां बनाएंगे, जितने तरह तरह की पार्टियां बनाएंगे, सीधा और सीधा कहिए कि हम आरएसएस के पेरोल पे हैं, बीजेपी के पेरोल पे हैं, हम वोट काटेंगे और बीजेपी को जितवाएंगे। आरएसएस कभी भी भारतीय संविधान को नहीं मानता था। वो 10 साल से ज्यादा से पावर में तीसरे टर्म में है और संवैधानिक प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई जा रही। जब खुलेआम भारतीय संविधान पे हमला किया जा रहा हो, खुलेआम भारतीय गणतंत्र पे हमला किया जा रहा हो, जब बाबा लोग भक्ति का काम छोड़ के राजनीति कर रहे हो और सीधा कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मनुस्मृति लाएंगे, जब आरक्षण खत्म किया जा रहा हो, अत्याचार बढ़ रहे हैं, बाबा लोग महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी कर रहे हो और सरकारें कोई उस पर एक्शन न ले रहा हो, उस समय किसी भी चिंतनशील व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अभी हाल ही में देश भर में एक जो माहौल है, राजनीतिक माहौल है, इस राजनीतिक माहौल का सामाजिक माहौल पर भी एक तरह से एक असर दिखाई दे रहा है। और ये असर केवल 2 महीने से, 5 महीने से या साल भर से नहीं, तो बीते 11 साल से इस तरह का राजनीतिक माहौल का एक जो दबाव है वो सामाजिक माहौल पर भी पड़ा है। तो इसलिए आज तक हमने ये देखा था कि राजनीतिक नेता अपने दल से, खासतौर से दलित या अम्बेडकराइट जो राजनीतिक दल होते हैं, उन दलों से कहीं ना कहीं कांग्रेस या बीजेपी जैसे राजनीतिक दलों में जाने की बात अब तक हो रही थी, होती है। लेकिन पहली बार, या मान लीजिएगा कि राजनीति के इस माहौल में जो विचारक है, जो विचारवंत है, लेखक है, उनका भी अब इस समय कांग्रेस जैसे पक्ष की ओर, खासतौर से दलित और अम्बेडकराइट समाज से जाना कुछ हद तक अभी थोड़ा ज्यादा हुआ है। क्या वजह है, क्या इसके पीछे कारण है, इन सब बातों को हम जानना चाहेंगे। जिन्होंने हाल ही में, हमने देखा है कि हाल ही में जिन्होंने कांग्रेस में अभी प्रवेश किया है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास विषय के एसोसिएट प्रोफेसर माननीय डॉक्टर रतनलाल सर जी, आपका थ्री वेज मीडिया में स्वागत है। शुक्रिया सर, ये मैं आपको सबसे पहले यही सवाल पूछना चाहूंगा कि आज तक जैसे हमने देखा कि पूरे देश भर में दलित राजनीति से या अम्बेडकराइट राजनीति से जो नेतागण थे, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो सत्ता में रही या अब बीजेपी सत्ता में रही, तो उनके साथ चल पड़े। लेकिन पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि जो विचारधारा पर काम करते हैं और विचारक है, विचारवंत है, इतिहास की पृष्ठभूमि को सही मायने में जानते हैं, तो ऐसा व्यक्तित्व होने के बाद आपने अभी कांग्रेस पक्ष को ज्वाइन किया है। तो क्या, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि ये परिस्थितियों की मार है या हमारी राजनीतिक समझदारी अब बढ़नी चाहिए या इसमें बदलाव लाना चाहिए, इस तरह का आग्रह क्या कहोगे सर? देखिए, जब खुलेआम भारतीय संविधान पे हमला किया जा रहा हो, खुलेआम भारतीय गणतंत्र पे हमला किया जा रहा हो, जब बाबा लोग भक्ति का काम छोड़ के राजनीति कर रहे हो और सीधा कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मनुस्मृति लाएंगे, जब आरक्षण खत्म किया जा रहा हो, अत्याचार बढ़ रहे हैं, बाबा लोग महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी कर रहे हो और सरकारें कोई उस पर एक्शन न ले रहा हो, उस समय किसी भी चिंतनशील व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हिंदू राष्ट्र के पक्ष में खड़ा होना चाहिए या भारतीय गणराज्य और संविधान के पक्ष में खड़ा होना चाहिए? मेरा एक काउंटर क्वेश्चन, कोई भी चिंतनशील व्यक्ति इस समय को क्या करना चाहिए कि दो ही धारा है ना, आमने सामने मुठभेड़, टकराव हो रहा है, हमला हो रहा है भारतीय संविधान पे और भारतीय गणराज्य पे। जब हमला हो रहा है तो संविधान और भारतीय गणराज्य बचेगा तभी तो हम भी बचेंगे, आप भी बचेंगे। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा, बाबा साहब ने तो स्पष्ट कहा था ना, ये स्पष्ट अपने घोषणा पत्र में कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे रिएक्शनरी फोर्सेस के साथ हमारा समझौता नहीं होगा, ये कहा था ना।
बाबा साहब के एजेंडा में क्या था, हिंदू राष्ट्र के अवधारणा को खारिज किया था ना उन्होंने। एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट भारत चाहते थे, उस दिशा में धीरे धीरे कदम भी हुआ, बढ़ा। आखिर जब संविधान लागू हुआ तो आरएसएस ने संविधान को माना था क्या, इसके खिलाफ लिखे थे? आखिर अंबेडकर, नेहरू तमाम के पुतले फूके थे ना। वही आज सत्ता में है, अब खुलेआम हमला कर रहा है भारतीय संविधान पर और भारतीय गणराज्य पर। तो किसी भी चिंतनशील व्यक्ति को इंडिया अलायंस, खासतौर से कांग्रेस अभी उसी मुद्दे को उठा रही है जो हम लोग उठा रहे थे, चाहे जाति जनगणना का सवाल हो, हिस्सेदारी का सवाल हो, यही डिमांड है। और क्या अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स में, कौन भारत में अभी अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स कर रहा है? हम तो पढ़ते लिखते हैं, जो बोलते हैं, जो पहले बोलते थे अभी भी वैसे ही बोल रहे हैं ना। हाँ, लेकिन मैं इसको जोड़कर एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जैसे राहुल गांधी खुद कहते हैं कि कांग्रेस में एक स्लीपर सेल छिपे हुए जो कि संघ से है, और कांग्रेस ने भी अभी जिन बाबाओं का आपने जिक्र किया जो खुलेआम बात कर रहे हैं संविधान के खिलाफ या सामाजिक धरोहर पर उनकी जो बात है को समाज को या संविधान को नहीं मान्य हो सकती है, लेकिन इनका जो बढ़ना है कांग्रेस के सत्ता के काल में ही बाबाओं के मठ बढ़े, उनका एक अंदरूनी जो माहौल जो पैदा हुआ है आज तो आक्रमणकारी के तौर पे दिखाई दे रहे, लेकिन उनका माहौल जो बना है वो कांग्रेस के सत्ता काल में ही बना है। और आप जो कह रहे हो कि हिंदू जो कि मिशनरी जिस तरह से इसको आवरण दिया जा रहा है, तो यह कहीं ना कहीं एक सांस्कृतिक संघर्ष लगता है। तो इस सांस्कृतिक संघर्ष को हम राजनीति के जरिए कैसे ला सकते हैं, इसके पहल में हम कैसे सोच सकते हैं? देखिए, सांस्कृतिक लड़ाई तो लंबा चलता है ना, वो तो हजारों साल से चल रहा है बुद्धिज्म का लड़ाई है? वो तो लंबा चलता है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई, देखिए भारत एक सेकुलर कंट्री है ना, धर्म मानने की स्वतंत्रता बाबा साहब ने संविधान में दी थी ना कि सब अपने अपने हिसाब से धर्म मान सकते हैं। तो बाबा भी रहे, भिक्षु भी रहे, सब लोग रहे, लेकिन क्या कांग्रेस के शासन काल में संविधान की प्रतियां जलाई गई थी क्या संसद में? उस पर कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। क्या बाबा सरेआम कह रहे थे कि आरक्षण खत्म कर दो और मनुस्मृति लागू करो? दबे हुए थे स्वर ना, क्योंकि आरएसएस कभी भी भारतीय संविधान को नहीं मानता था। वो 10 साल से ज्यादा से पावर में, तीसरे टर्म में है, और संवैधानिक प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई जा रही, नॉट फाउंड सुटेबल हो रहा है, आधा निजीकरण हो गया नौकरी। तो सरकारी नौकरी बचेगा तभी तो आरक्षण भी लागू होगा ना, सबको नौकरी तभी मिलेगी ना जब सब कुछ बेचा जा रहा हो बेबाकी से, लुटेरे देश का पैसा लेके भाग रहे हो, तो उस समय विरोध के स्वर उठना चाहिए ना। आप अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारे अम्बेडकर के नाम पे जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आई एम नॉट नेमिंग एनीवन, वो अभी कहां है? वो हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहे हैं ना, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वही कर रहे हैं ना। आपके महाराष्ट्र के हैं, हमारे बिहार के भी है, और कई जगह लोग हैं। जब दो खेमा में बट चुका हो हिंदुस्तान, उस समय भारत, जब दो खेमे में भारत बढ़ चुका हो, तो उस समय क्या तीसरा मोर्चा की कोई संभावना है? कोई थर्ड विकल्प है? नहीं है। जितनी जात की पार्टियां बनाएंगे, जितने तरह तरह की पार्टियां बनाएंगे, सीधा और सीधा कहिए कि हम आरएसएस के पेरोल पे हैं, बीजेपी के पेरोल पे हैं, हम वोट काटेंगे और बीजेपी को जितवाएंगे। आप कहीं जीतने की स्थिति में है? भाई कांग्रेस पार्टी भी नहीं, सुनिए, कांग्रेस पार्टी भी और बीजेपी भी अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती। लड़ सकती है क्या? अलायंस हो रहा है ना, एक लार्जली वैचारिक गुटबंदी हो रही है ना। एक तरफ इंडिया अलायंस है, एक तरफ एनडीए। तो क्या हमें घर, जब हमारे सब लूट पीट रहे हो, तो क्या हमारे जैसे लोगों को घर में बैठना चाहिए? जब बाबा राजनीति करे थे, इंटेलेक्चुअल क्या करे? इंटेलेक्चुअल घर में बैठे कि मुखर होकर उसका विरोध करना चाहिए? हमारा बोलना भी एक राजनीति है, हमारा प्रतिरोध भी एक राजनीति है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मैं ये भी बात जानना चाहता हूं कि जैसे आपने कहा कि अम्बेडकराइट जो पार्टियां है कि कहीं ना कहीं पेरोल पे दिखाई दे रही, लेकिन दलितों का या अम्बेडकरवादियों का सत्ता में आने का जो आत्मविश्वास है, कहीं ना कहीं 2007 में जो बहुजन समाज पार्टी या उससे पहले भी जिन्होंने गठजोड़ की सरकार भी बनाई थी और 2007 में पूर्ण बहुमत की, तो यह सरकार बनने के बावजूद जो पूरे भारतवर्ष के दलितों को या अम्बेडकरवादियों को जो आत्मविश्वास मिला था कि हम अपने बलबूते सत्ता पे आ सकते, उसके बावजूद आज देश केवल दो ही राजनीतिक दलों में जो बट रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी कोई ऐसी गुंजाइश है कि भारतीय जो लोकतंत्र है तो उसको केवल दो पक्ष के जरिए चलाया जाए? कोई ये नियंत्रित कर रहा भी है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, आप कहाँ स्पेस है? आप जिस पार्टी का नाम लिए, 3 बार तो पहले बीजेपी से समझौता करके मुख्यमंत्री बना गया ना। मेरी बात समझिए।
बाबा साहब ने तो मना किया था कि हम आरएसएस से समझौता नहीं करेंगे। तो ये कौन सा अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स था कि आरएसएस से समझौता कर लिया आपने? और दूसरी बात, जब पूर्ण बहुमत आई तो हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है हो गया था। है? तो वो लोग नहीं समझ रहे हैं कि एक बार मुख्यमंत्री बने उसके बाद अभी क्या हालत हुआ? अचानक इतना बहुमत के बाद अचानक घाट पे कैसे चले गए? राजनीति में एक स्ट्रेटेजी होती है, तो वो समय के अनुसार थोड़ी बहुत उसमें चेंज होता है। नहीं, अगर कोई हमको फंडामेंटल देखिए, बाबा साहब सेकुलर थे कि नहीं थे? पहले ये बताइए, बाबा साहब सेकुलर थे कि नहीं थे? जब आप फंडामेंटल बाबा साहब तो जिंदगी भर ये कहा कि हम अल्पसंख्यक हैं, हमको संवैधानिक सुरक्षा चाहिए। तो अब बाबा साहब को किसने उलट दिया? फिर पहले बहुसंख्यक हो गए, अब सर्वजन हो गए। बाबा साहब के एजेंडे में क्या था? शिक्षा और रोजगार। आप ग्रीवेंसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट पढ़िए, उन्होंने क्या कहा था कि शिक्षा और रोजगार हमारे समाज के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। कौन सी अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स था, कौन सी पार्टी इन मुद्दों पर आंदोलन कर रही है? कोई सवाल उठा रही है? खाली अम्बेडकर नाम ले लेने से नहीं अम्बेडकराइट होता, फिलॉसफी पहले पढ़ना होता है। आप एक बात बताओ, कौन से पार्टी में अम्बेडकर साहब पर रिसर्च हो रहा है? राजनीतिक विरासत आपने ले लिया, सांस्कृतिक विरासत कहां गया? कहीं रिसर्च हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। अरे हम ही लोग लिख रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी से ही आ रहा है, किताबें आ रही हैं। क्या कोई फंडिंग है रिसर्च के लिए कि अम्बेडकरवाद क्या है? हाउ टू अंडरस्टैंड अम्बेडकर? खाली नाम लेने से, परम पूज्य कहने से, आप भगवान बाबा साहब ने तो मना किया था कि मुझे पूजो मत, मेरी भक्ति मत करो। क्या बाबा साहब कर्जदार के रूप में परिनिर्वाण हुआ कि नहीं? ये बताइए मुझे। कर्जदार थे ना जब परिनिर्वाण हुआ था। अपने लिए उन्होंने क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया। आज नाम ले रहे हैं अम्बेडकर का, क्या क्या हो रहा है सब पूरा देश दुनिया जानता है। क्या क्या हो रहा है? बाबा साहब तो खुद आंदोलनकारी थे ना। किसान मोर्चा संभालते थे, मजदूर पक्ष का संभालते थे, दलितों को संभालते थे, प्रदर्शन करते थे, भाषण करते थे, मुद्दे उठाते थे, ग्रीवांसेस देते थे, अपने मेमोरेंडम्स देते थे कि हमारे समाज के लिए कुछ कीजिए। बाबा साहब की बहुत क्लैरिटी थी, उनको पता था कि हम अकेले सरकार नहीं बना सकते हैं। तो समझौता किए, पहला चुनाव तो सोशलिस्ट पार्टी के साथ किए ना, आरएसएस के साथ नहीं किए ना, चाहे जीते चाहे हारे। तो फंडामेंटल बाबा साहब का सेकुलरिज्म है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल अपने मंत्री बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए बाबा साहब के नाम लेकर उल्टा काम करें। बाबा साहब ने कांग्रेस सरकार ज्वाइन की थी ना, उसका स्पष्टीकरण भी दिया था कि मैं अपने समाज के हितों की रक्षा के लिए मैंने ये सरकार ज्वाइन की। मतभेद हुआ तो रिजाइन भी कर दिया। लेकिन जो आइडिया बाबा साहब ने स्टेट एंड माइनॉरिटी में उठाया था, स्टेट सोशलिज्म का उठाया था। मतलब नेहरू, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने सब पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाए ना, यूनिवर्सिटी कॉलेज खोले ना। अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल नहीं होता तो आप हम पढ़े होते? नहीं पढ़े होते। फ्री एजुकेशन, स्कॉलरशिप, ये हमारे मुद्दे हैं। कोई नेता इन मुद्दों पे बोल रहा है? स्कॉलरशिप धीरे धीरे खत्म हो रहा है, शिक्षा महंगा होते जा रहा है, नौकरी गायब हो रहा है। कोई लीडर बोल रहा है हमारे मुद्दे पे, इस पे कोई समझौता नहीं होगा। इन इश्यूज को उठाऊंगा मैं। लेकिन सर, आज के समय में जब आप अभी जो कांग्रेस भी ज्वाइन की, राहुल गांधी के नेतृत्व में या लीडरशिप में जो कांग्रेस आप देख रहे, हालांकि ये जो प्रश्न है जो आपने उठाए है, कांग्रेस के सत्ता काल में भी जो है हमारा जो रिजर्वेशन है वो पूरी तरह से नहीं भरा जाता था, कहीं ना कहीं उसमें खामियां रहती थी। आज भी अगर हम देखें जो सवाल उठाए गए, दूसरी चीज ये होती है कि कहीं ना कहीं यह सत्ता को लगाकर ही आरक्षण के खिलाफ अब भी जो प्रमोशन जो होता है रिजर्वेशन में, वो अब भी नहीं दिया जाता है। कांग्रेस के समय से यह चल रहा है। लेकिन आप अभी बुद्धिजीवी के तौर पे जो मुखर होकर आपने जो कांग्रेस के साथ जो गठजोड़ किया है, तो इससे आपको राहुल गांधी की कांग्रेस और उससे पहले की कांग्रेस, इसमें कुछ फर्क नजर आता है क्या? नहीं, फर्क नजर आ रहा है ना। संविधान बचाओ मुद्दा बना है ना, जाति जनगणना मुद्दा बना है ना, भागीदारी मुद्दा बना है ना। हमारे लोग जो है ना, देखिए, एक तो ये बताइए मुझे, 1957 में बाबू जगजीवन राम ने रेलवे में रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू कर दिया था। कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है? भाई, अब समाज में कोई डिमांड है? हमारे कोई नेता इन मुद्दों को उठाते हैं? बाबा साहब तो उठाते थे। कोई समाज में डिमांड ही नहीं है, खाली हमको चुनाव लड़ना है। मेमोरेंडम क्या है आपका? व्हाट इज योर पॉलिटिक्स यार? कोई डिमांड नहीं है, मेमोरेंडम नहीं है, तो रूलिंग एलिट कोई ऐसी थोड़ी दे देता है। जब हल्ला, देखिए, रोस्टर की लड़ाई हम लोग लड़े ना, आपको याद होगा 2019 में
सुप्रीम कोर्ट ने 13 पॉइंट रोस्टर लगा दिया था। हमारे अम्बेडकराइट पॉलिटिकल पार्टी तो लड़ने नहीं आए ना, हम लोग लड़े ना सड़क पे। जब लड़े तब सरकार को झुकना पड़ा, अध्यादेश लाना पड़ा ना, इसको मानेंगे? जब समाज में डिमांड ही नहीं रहेगा, उनके नेता कुछ बोलेंगे ही नहीं कि हमारा स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान कहाँ गया पैसा, हमारे बच्चों का फेलोशिप कहाँ गया, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिल रहा है, फॉरेन जाने के लिए फंडिंग क्यों नहीं मिल रहा है, इतने क्राइटेरिया लगा दिए हैं कि क्लास 4 एम्प्लॉय का बच्चा भी नहीं स्कॉलरशिप पा सकता है। ये कोई मुद्दा उठाता है? हमारे एजेंडे पे ये है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए दलितों के लिए तो घी की नदियां कभी नहीं बह रही थी, ये मानेंगे ना? भाई संविधान लागू होने के बाद अगर सब एक ही रहता तो आरएसएस ने नेहरू का विरोध क्यों किया था? अगर उस एक ही है सब, तो नेहरू जी तो उसी समय बाबा साहब को संविधान सभा में लाने की जरूरत क्या थी? मनुस्मृति लागू कर देते। लेकिन नहीं था ना, नेहरू इंदिरा गांधी सब सोशलिस्ट थे ना। बाबा साहब का परिनिर्वाण 56 में होता है। उसके बाद जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट बने, अगर कांग्रेस नहीं बनाती तो कहाँ रिजर्वेशन मिलता? अब ये मजबूरी भी होगी ना, तब ये मजबूरी भी होगी कि देखो कि आप किसी को वोट देंगे तभी तो आपको राइट मिलेगा। जाहिर है पॉलिटिक्स में ऐसे होता है ना, पॉलिटिक्स में आप किसी के वोट बैंक हैं तभी ना आपको कुछ मिलेगा उधर से। आज तो संविधान है तो आज आरक्षण क्यों खत्म हो रहा है? ये बताइए ना, आपके वोट की कीमत नहीं रह गई। आप 5% 8% वोट काट लो, कोई पूछने नहीं जा रहा आपको, कोई वोट नहीं मांगने जा रहा है, क्योंकि दलितों की वोट की कीमत खत्म है। जब लगा कि दलित हमारा कोर वोट बैंक है, आप एक बार बताओ, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, महारत्न नवरत्न कंपनी बने तो उसमें जीएम और मैनेजर और जीएम और डीजीएम दलित बने कि नहीं बने? चीफ मैनेजर बने कि नहीं बने? अगर वो नेशनलाइज नहीं होता, अब प्राइवेट बैंक रहता, तो वहां क्या हमें नौकरियां मिलती? ये सब बात भूलना नहीं चाहिए। पब्लिक सेक्टर यूनिट से ही दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ है। 1 जनरेशन 2 जनरेशन पहले चले जाइए तो सब मजदूरी थे, पढ़ने नहीं देता था, पानी नहीं पीने देता था। अब तो दलित लोग कार में भी घूम रहा है ना, कोट पैंट भी पहन रहा है ना। तो ये तो सरकारी जो नौकरी बना, उसी को बीजेपी खत्म कर रही है। हमें ये बचाना है। नौकरियां खत्म हो रही हैं, कहां से मिले बताओ? सब लोग शादी करने जाता है, लड़की की तो पहले सरकारी नौकरी देखता है ना, यही देखता है ना। पर सर ये तो एक विरोधाभास है कि जैसे नौकरियां जो खत्म हो रही है। नहीं, नौकरियां खत्म हो रही तो कोई दलित नेता इस पे आंदोलन कर रहा है, समाज कोई आंदोलन कर रहा है? नहीं, ये प्राइवेटाइजेशन की वजह से खत्म हुई, और ये प्राइवेटाइजेशन का जो आरंभ है वो कांग्रेस की सत्ता ने किया 1991 में, उस पे लोगों को ज्यादा दिक्कत है। सब गलत भ्रम नहीं फैलाया जाए। लिबरलाइजेशन में प्राइवेटाइजेशन में पहले अंतर समझिए। जिस समय इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, चाइना में भी हुआ 80 के दशक में, लेकिन वहां पब्लिक सेक्टर यूनिट भी स्ट्रांग है। बाबा साहब यही चाहते थे ना कि जहां होगा हम पब्लिक सेक्टर रखेंगे। स्टेट एंड माइनॉरिटी पढ़ लीजिए, उनका मेमोरेंडम है, मिनी संविधान जिसको कहते हैं, कि जहां हमको लगेगा कि पब्लिक सेक्टर बनाना है वहां पब्लिक सेक्टर रखेंगे, जहां प्राइवेट सेक्टर रखना है वहां प्राइवेट भी रखेंगे। यही था ना स्टेट सोशलिज्म। तो आखिर एक बात बताइए, 91 में जो देश की स्थिति थी, सोना कहाँ पड़ा हुआ था? डॉलर भुगतान करने के लिए नहीं था। हवा हवाई बात नहीं करते। एक नंबर, उस रिजीम में कांग्रेस ने क्या बेचा? कुछ नहीं बेचा। बेचा अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनाई कि नहीं बनाई? पेंशन किसने खत्म किया? कांग्रेस ने नहीं खत्म किया ना, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पेंशन खत्म किया। और जो प्राइवेटाइजेशन उन्होंने शुरू किया, उन्होंने बेचना शुरू किया, बनाया एक भी नहीं। जो पहले बना था उनको बेचा मोदी जी, और उसको रफ्तार दे रहे हैं। दूसरी बात कि संसद में उस समय दलित नेता लोग थे ना, मान लिया प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, तो हमारे नेता क्या कर रहे थे? वो सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं हमसे? तो मैं तो एक्टिविस्ट हूँ, अभी मैंने ज्वाइन की है ना, अभी मैं कोई लीडर नहीं। जो लीडर हाउस के अंदर बैठे हुए थे वो क्यों नहीं सवाल उठा रहे थे इस पे? अगर मैं होता वहां पे तो मैं जरूर सवाल उठाता। हाँ बिल्कुल, बहुत सही सवाल उठा। लेकिन अभी मैं ये क्लैरिफिकेशन चाहता हूं कि आप एक बुद्धिजीवी के तौर पर देश में समाज के सामने आए हो, और आपको देखकर समाज इस रास्ते से आ सकता है, और इसलिए मैं ये क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं कि जैसे अभी कांग्रेस की सत्ता में हम जो देख रहे हैं, जैसे आपने मुद्दा उठाया कि जातिगत जनगणना जो है तो उसको कांग्रेस कराना चाहती है, और हाल की सत्ता ने उसमें एक ठहराव भी। लेकिन जहां तेलंगाना है, तेलंगाना या कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है,
तो वहां पे जो सब कैटेगराइजेशन जो है शेड्यूल कास्ट का वो बहुत तेजी से हो गया, यानी तेलंगाना में हो गया, अभी कर्नाटक में भी हो गया। तो ये जो बिखराव है, जो समान व्यवहार के लिए, समान विचारधारा के लिए, समान मुसीबतों के लिए इकट्ठा जो समाज है, उसमें जो बिखराव करने की बात जो कांग्रेस के राज्य सरकारों ने की है, इसकी तरफ जो दलित या अम्बेडकराइट बुद्धिजीवी जो है वो थोड़ी सी शक की नजर से देखता है। तो उसको आप कैसे क्लैरिफिकेशन करोगे? वो हमने तो देखिए व्यक्तिगत रूप से मैं इसके विरोध में था, मैंने कहा भी कई जगह। लेकिन एक बात बताइए, ये ऐसा क्या है कि दलित जितने जर्नलिस्ट हैं और जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, सारा सवाल कांग्रेस से ही पूछते हैं, आरएसएस और बीजेपी से किसी को सवाल पूछते नहीं देखा है मैंने आज तक, नहीं देखा है। नहीं, आप उठा के देख लीजिए। नहीं, अभी तो मैं आम आदमी हूँ ना, अभी पावर पोजीशन में नहीं हूँ, ठीक है? तो जहाँ अपनी बात देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी एक होती है ना। 1000 हमारी समस्याएं हैं, 1000 सब चाहेंगे कि 1000 समस्याएं एक ही साथ रिजॉल्व हो जाए, तो संभव नहीं है ना। तो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स क्या है जिसको हमें करना है? अच्छा, ये सवाल तो गवाई साहब चीफ जस्टिस है ना, वैलिडिटी तो उनको दिया गया ना। महाराष्ट्र में कितने लोगों ने सवाल उठाए? बिल्कुल। कितने लोग, देश में कितने लोगों ने सवाल उठाए? अरे दलित समाज में कोई डिमांड ही नहीं है, खाली डिमांड ही नहीं इस विषय की, सही बात, डिमांड नहीं है। हमें उनके अंदर डिमांड पैदा करना है, डिमांड पैदा। देखिए, जब आवश्यकता होती है ना तो आविष्कार होता है, कहते हैं। तो आप डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, कुछ किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई डिबेट नहीं कर रहे हैं, डायलॉग नहीं कर रहे हैं, कोई मेमोरेंडम नहीं दे रहे हैं, तो आपको सब छीन रहा है। हमें समाज को डिमांड में पैदा करना है कि आपके बच्चों की शिक्षा कैसी होगी, नौकरी कैसे मिलेगा, एजुकेशन के लिए फंडिंग कैसे होगी। कोई इसमें बहस है कहीं? नहीं है। तो मैं अगर ये कह दूं कि दुनिया का सारा सोल्यूशन हमारे पास है तो ये जाती होगी, ये मैं नहीं कह रहा। लेकिन एक भी काम कर दे, जैसे रोस्टर की लड़ाई हम लोगों ने जीती, तो 10,000 प्रोफेसर बने होंगे देश भर में, एक काम हुआ ना। बाबा साहब भी ऐसी करते थे कि भाई डिमांड रखा, वायसराय को डिमांड दिया, तो उसमें से चलिए कुछ मिला। मैं तो दलित राइट्स पे फोकस कर रहा हूँ ना। बाबा साहब जिंदगी लगा दे कि हम माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी हैं, हमको प्रोटेक्शन चाहिए। तो दलित को इतना इनके पास क्या आ गया कि हम देने वाला बनेंगे? क्या दीजिएगा? अरे हमारे पास जो था वो भी छीन रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, वो बिल्कुल ठीक सटीक बात के। और मैं ये थोड़ा सा अलग हटके एक सवाल ऐसा पूछना चाहता हूं कि आप बुद्धिजीवी है और भारत में, पूरे भारत में, देश भर में ऐसा कोई बुद्धिजीवी नहीं होगा कि जो इस देश के एक सामाजिक संगठन जैसे बामसेफ जैसे संगठन है, इससे कोई छूटा होगा या कहीं ना कहीं उसका संपर्क नहीं आया होगा। एक बार मुझे बीजेपी जो कर रही है वो कहीं ना कहीं उसका मातृ संगठन आरएसएस की विचारधारा को लेकर वो चल रही है, वो नियंत्रित भी कर रही है। लेकिन अम्बेडकराइट खेमे में जो बामसेफ ऐसी बनी, तो वो समाज को ऐसे ना नियंत्रित कर सकी, ना वो समाज के लिए कोई राजनीतिक या किसी भी माहौल को ऐसा खड़ा नहीं कर पाई जिसमें बुद्धिजीवों को भी या समाज के तमाम लोगों को शामिल किया जाए। तो आरएसएस और बामसेफ की एक तुलना के तौर पे मैं सवाल करना चाहता हूं कि इसमें क्या ऐसी बात है कि अम्बेडकराइट संगठन जो है बामसेफ, वो बिल्कुल उस तरह से तगड़ा नहीं बन पाया कि जो राजनीति, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों को नियंत्रित करे। क्या खामियां देखते हो आप इसमें? देखिए, अब बामसेफ पे क्या टिप्पणी करूं? और कौन अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स और सोशल संगठन चल रहा है, मेरे समझ में नहीं आता है। अम्बेडकराइट होने की परिभाषा क्या है? पहले अगर मान लो मैं मार्क्सिस्ट हूं या गांधीयन हूं या अम्बेडकराइट हूं, तो सबसे पहले मेरा काम है कि फंडामेंटल उस फिलॉसफी का समझ लेना, फंडामेंटल समझना। बाबा साहब ने कहा था कि हम ब्राह्मणों को विदेश भेज देंगे, हम मूल निवासी हैं। कहाँ कहा था? दलित मूवमेंट ने बहुत अनप्रोडक्टिव काम में जो है ना अपना एनर्जी बर्बाद किया। किसी संगठन का बताइए शिक्षा रोजगार के सवाल पर कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया हो? कौन सा मिशन मूवमेंट चल रहा है कि आप इतना दावा कर रहे थे आरएसएस पावर में आ गया? मिशन मूवमेंट यही था कि कांग्रेस से दलित वोट छिटका दो और साइड से कहीं माल मिल जाएगा। आखिर दलित पॉलिटिक्स गया कहां? इतने अवेयरनेस फैला रहे थे, मिशन मूवमेंट ही चल रहा था, तो सब छीन क्यों रहा है?
बीजेपी सरकार में कोई रैली क्यों नहीं कर रहे हो? कोई आंदोलन क्यों नहीं? किसने रोका है? क्या कोई आप बांध से एक बात बताओ, कोई रिसर्च आर्टिकल या कोई किताब पब्लिश हुआ है? अगर हुआ हो तो मुझे बताइए, मैं नहीं जानता। मैंने अभी एक किताब निकाली, आपने देखा होगा, धर्मांतरण, अंबेडकर की धम्म यात्रा। अच्छा, देखा है कि नहीं देखा मुझे नहीं पता, राजकमल से छपी है। अभी 2 किताब अंबेडकर पे अभी मेरे प्रेस में, अंबेडकर और संसदीय लोकतंत्र और अंबेडकर और शिक्षा के सवाल। ये काम उन लोगों को नहीं करना चाहिए था? करोड़ों अरबों चंदा लिए ना, वोट भी लिए, चंदा भी लिए, सब किए, तो आखिर कहाँ गया? सवाल तो उठेंगे। आप गांधी को गाली देते रहिए, नेहरू को गाली देते रहिए, इंदिरा जी को गाली देते रहिए, सावरकर और गोलवलकर का नमस्ते कीजिए। ये अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स है। सीधा उलट बाबा साहब को सर के बल खड़ा कर दिया, सर के बल बाबा साहब को खड़ा कर दिया, मुझे पुनः बाबा साहब को पैर के बल खड़ा करना है। बाबा साहब अनरियलिस्टिक ड्रीम्स नहीं देखते थे, उनके छोटे छोटे डिमांड्स होते थे। ये नहीं देते, वो जानते थे कि हम देश में हुकूमत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम माइनॉरिटी में, सोशल कोलैबोरेशन के बगैर संभव नहीं है। तो यहाँ तो सबको आप गाली ही दे रहे हैं, सारे अपर कास्ट को गाली दे रहे हैं। भाई रूलिंग एलीट है, उसके पास सारा संसाधन है, इंस्टीट्यूशन है। पहले एक सिंपैथी भी होता था दलितों के प्रति कुछ लोगों में, अरे बहुत अत्याचार हुआ है, थोड़ा इसकी मदद करो, चलो एडमिशन दिला दो, नौकरी में मदद करो। ये भी एक वर्ग था ना ऐसा, उसको भी गाली दे दे के आपने दुश्मन खेमे में डाल दिया। जब राजीव गांधी ने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया था, आपको याद होगा, याद होगा, 88-89 के आसपास, चुनाव से पहले स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया। इंदिरा गांधी ने शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट और शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट प्लान लाया, बैंक का नेशनलाइजेशन किया, लाखों नौकरियां मिली, पब्लिक सेक्टर यूनिट बने, लैंड सीलिंग एक्ट लाए, पट्टे पे जमीन दिए गए, दुकानें दी गई। कभी दलित समाज ने थैंक यू बोला? कभी थैंक यू बोला? उल्टे आपने गाली दी, सबको मनुवादी कह दिया। पासवान जी पार्लियामेंट में राजीव गांधी को कह रहे थे कि ये तो स्टंट है, लाखों लोगों को नौकरियां देना स्टंट हो गया, और एक आदमी को सीएम पीएम बनाना वो स्टंट नहीं, एक आदमी को मंत्री बनाना स्टंट नहीं, लाखों नौकरियां देना स्टंट हो गया। तो मैं समाज से ही पूछता हूं कि कोई एक गिलास पानी भी पिलाता है तो आप उसको शुक्रिया कहते हैं। जो 20 लाख लोगों का मिडिल क्लास बना, ये बगैर सरकारी एफर्ट्स के बनते? ये मुझे बताइए। सबको दुश्मन बना दी मैंने, तो उसको थैंक यू भी बोलना चाहिए ना। आखिर एक बार बताओ, बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस किसने छापा? बिल्कुल, कांग्रेस सरकार के तौर जमाने में वो छपी। बीजेपी उसको बंद कर दिया छापना। ये सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? अठावले साहब क्यों नहीं उठा रहे हैं? आपको पता है ना कि राइटिंग एंड स्पीचेस छपना बंद हो चुका है। बिल्कुल भाई, तो मैं कहता हूँ, भाई साहब हमको पुरस्कार मत दो, बाबा साहब बहुत महामानव मत बनाओ, बाबा साहब आम इंसान थे। अगर कुछ करना चाहते हो तो भारत की सभी भाषाओं में उनकी किताबें राइटिंग एंड स्पीचेस छाप दो। लेकिन पढ़ने लिखने से हमारे समाज को मतलब नहीं, हमारे नेताओं को मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आप एक विचारक भी हो, और कांग्रेस जो है समय के चलते हुए, आज समय ऐसा है कि दौर ऐसा है, तो कहीं ना कहीं संविधानवादियों को या संविधान के साथ चलने वाले लोगों को आज 2 खेमे में जो बटे जा रहा है देश, उससे एक संविधानवादी या संविधान का समर्थन करने वाले या संविधान को बचाने वाले खेमे में जाना चाहिए। ये तो एक तात्कालिक रास्ता भी होगा। दूसरी ओर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो एक कहते हैं कि हमारी जो झोपड़ी झुग्गी होती है, कहीं वो भी कहीं ना कहीं शाबुत होना चाहिए। ये मानकर चलना चाहिए कि कांग्रेस में जाने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस उस दलित नेता को समाज से तोड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश करती है, समाज से अलगाव कर देने की, या समाज और सत्ता इसमें जो रखती है कांग्रेस, उसके बाद थोड़ी बहुत सत्ता देकर समाज से तोड़ना, ये भी एक इतिहास रहा है कांग्रेस का। लेकिन एक बार बताइए, हाँ, मेरी नौकरी है ना, मुझे सैलरी मिल रही है ना, मुझे घर 12 साल के लिए मिल रही है ना, लोग जानते हैं ना, इससे ज्यादा पहचान क्या चाहिए? मैं दाल रोटी के लिए राजनीति करने नहीं आया हूँ। बाबा साहब ने कहा था, उस लिहाज से नहीं सवाल पूछ रहा हूं, मेरा सवाल इस लिहाज से है, तो कहीं ना कहीं हमारी स्वतंत्र पॉलिटिक्स जो अभी आपने कहा कि बिखर गई है या कहीं भी नहीं दिख रही है,
तो इस पॉलिटिक्स की अभी संभावना बनेगी क्या कुछ दौर में, इसके बाद अभी या अभी कभी? फिलहाल अगर कोई संभावना कोई बने, ऑप्शन नहीं है, नो ऑप्शन। बिल्कुल स्वतंत्र पॉलिटिक्स अगर आरएसएस के पास जा रहा हो तो ऐसी पॉलिटिक्स हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल स्वतंत्र बिल्कुल पॉलिटिक्स के नाम पर आरएसएस की पालकी ढो रहे हैं अगर हिंदू राज की, तो वैसी पॉलिटिक्स हमें नहीं चाहिए। कॉमन मिनिमम एजेंडे पे समझौते होते, बाबा साहब भी समझौते करते थे। जिन बाबा साहब से ज्यादा कांग्रेस से कौन लड़ा? नहीं लड़ा, कोई नहीं लड़ा। लेकिन समझौते किए ना। लखनऊ का भाषण भी है कि मैं कांग्रेस सरकार में इसलिए शामिल हुआ कि मैं अपने समाज के हितों की रक्षा कर सकूं। हर समय लड़ने के लिए नहीं लड़ना चाहिए। तो क्या आपने आरएसएस बिल्कुल बीजेपी से समझौता किया तो समाज के हित को आपने प्रोटेक्ट किया कि बेच दिया? दो में से ऑप्शन मुझे दीजिए। आरएसएस बिल्कुल बीजेपी से समझौता किया, कांग्रेस से बाबा साहब ने समझौता किया तो अधिकार ली और संविधान सभा में बकायदा डिबेट होके सहमति बनी उस पर। और आपने बाबा साहब के नाम लेकर पॉलिटिक्स की, बीजेपी आरएसएस समझौता किया, तो बाबा साहब ने जो दिया था और नेहरू इंदिरा के जमाने में जो मिला था वो सब छिन रहा है। इस समय हमें क्या करना चाहिए? कहाँ है स्वतंत्र पॉलिटिक्स? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो फिलहाल जो डरे सहमे हुए जो लोग हैं, जो दो खेमे में बट रहे हैं, जो चाहते हैं कि संविधान बचे, लोकतंत्र बचे, और वो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, ये बड़े पैमाने पे, ये सच्चाई भी है देश की आज जो आप कह रहे हो क्या। लेकिन ये 11 साल के बाद कुछ ऐसा माहौल बन रहा है कि सामाजिक और सामाजिक धरोहर के तहत राजनीतिक सत्ता का माहौल आने वाले दिनों में बदलेगा। क्या आपको ऐसा विश्वास है कि जो ये विश्वास आपको एक दो खेमे में से कांग्रेस के खेमे में ले गई हो? नहीं, ऐसा है, कुछ विश्वास है तभी तो मैं गया हूँ। अपनी ऊर्जा ताकत को बिखेरने का क्या फायदा है? और एक बात मैं कह रहा हूँ, बाबा साहब ने कहा था ना कि देश का हित और मेरा हित टकराएगा तो मैं अपने हित की बलि दे दूंगा। लेकिन देश और समाज का हित टकराएगा तो मैं अपने समाज के पक्ष में खड़ा होऊंगा। आप ये बात बिल्कुल। जानते हैं ना कि मैं पैसे के लिए, बिल्कुल लालच में, चाहे पद के लिए मैं राजनीति नहीं नहीं, ये करता। तो कोई भी बात आपके संदर्भ में नहीं है। जिस बिल्कुल जिस दिन से भाजपा आई है 14 से, उस समय सोशल मीडिया अकाउंट मेरा जाके देख लीजिए, मैं आरएसएस के इतिहास को जानता हूँ। उस समय से बिल्कुल हम लोग बिल्कुल इसकी नीतियों के खिलाफ खड़े हैं। उस समय से हम अंदर-अंदर समझौता करने, उसकी व्यक्तिगत नुकसान भी मुझे झेलना पड़ा। ऐसा नहीं ना, केस मुकदमे हैं, बहुत सारा व्यक्तिगत नुकसान हम झेल रहे हैं। लेकिन तब भी हमने सरेंडर नहीं किया। हम बिल्कुल खाली बिल्कुल शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार अपने समाज के लिए बचा लें, यही मेरा कंट्रीब्यूशन होगा। हम बड़े हवा-हवाई सपने नहीं देखते। जो रियलिस्टिक होगा बिल्कुल। वही बात करेंगे। लेकिन इसके लिए समाज हाँ, हमारे कहने पे खड़ा होगा तब ना, समाज समर्थन करेगा तब ना हम कहीं जाएँगे तो हम अपने एजेंडा को रखेंगे। नहीं तो व्यक्तिगत रूप बिल्कुल से हम बिल्कुल बोल के, लिख के हम कह सकते हैं। मेरे कहने पे 5 लाख लोग इकट्ठा हो जाए, हम सरकार झुका देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दलित मैं आंदोलन एक नहीं है सवाल कहीं। पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप बिहार से हो, और बिहार में हाल ही के सत्ता में एक जो पक्ष है चिराग पासवान जी का, लोक जनशक्ति पार्टी, एक दलितों के बीच की एक बड़ी राजनीतिक ताकत भी है। तो कहीं ना कहीं आप जब कांग्रेस अभी ज्वाइन किए, तो क्या बिहार के धरोहर में आपको कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे कुछ संघर्ष करना जरूरी होगा, या कुछ मुसीबतें भी झेलना होगा? कुछ कह सकते हो इस संदर्भ में? देखिए, इसमें मैं क्या कहूँ? देखिए, मैं तो अभी ज्वाइन किया हूँ ना, मैं कोई ऑफिस बेरर नहीं हूँ, कोई बड़ा नेता नहीं हूँ। अब क्या बिल्कुल। मेरा इस्तेमाल होगा? देखिए, मैं एंटी आरएसएस बीजेपी हूँ। मेरे लिए सोशल जस्टिस जितना जरूरी है, उतना ही सेकुलरिज्म भी जरूरी है। बिल्कुल उतना ही सेकुलरिज्म भी जरूरी है। तो पार्टी क्या मेरा उपयोग करेगी, नहीं करेगी, मैं अभी कैसे बता सकता हूँ? अगर हमको ले चलेंगे इलेक्शन में कि भाषण देना बिहार में, जरूर चलेंगे। तो अभी ये बिल्कुल कहना, बिल्कुल इट इज टू अर्ली, इट इज टू अर्ली। जी, थैंक बिल्कुल। यू। एक एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि एक विचारक के तौर पे आप दलित समाज को क्या वैचारिक सलाह देना चाहोगे कि आज के माहौल में उनकी राजनीतिक सोच क्या हो और भूमिका क्या हो? सब कुछ भूल जाइए और जो संविधान के साथ खड़ा है उनके साथ आ जाइए। अलग-अलग पार्टी बनाओगे, चुनाव लड़ोगे, इसका मतलब बीजेपी पैसा दे रहा है ना। हनुमान बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अभी। सीधा जो संविधान के साथ खड़ा है उन शक्तियों को मजबूत कीजिए। यही मेरी समझ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल। माननीय डॉक्टर रतनलाल सर जी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर है,
इतिहास विषय के दो टूक बातें उन्होंने कही जी, सटीक बातें कह रहे हैं। वो इससे पहले भी जो अपनी विचारधारा को लेकर जो चले हैं, उन्होंने सटीक बातें कही है। सांस्कृतिक धाराओं पर, इतिहास में, राजनीतिक तौर पे या सामाजिक तौर पे जो भी विचार रखे हैं, उन्होंने सटीक तौर पे रखे हैं और आज भी उन्होंने सटीक तौर पे हमारे सामने उनके विचारों को रखे हैं। और डॉक्टर रतनलाल सर, आपका त्रिवेज मीडिया को जो समय दिया आपने और जो बेबाक से अपनी बात रखी, उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।